हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज ए क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे। महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस ए क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हैं, तो इन क्लासों को आप जरूर देखिए। वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत कीजिए, एंड तक बने रहिए। और दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप ऑल सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ए क्लास और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, चाहे आप वीडियो किसी भी ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छंद क्या होते हैं और इनकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको छंद की परिभाषा सुनाता हूं। ठीक, छंद की परिभाषा, तो इसके बारे में आप लिखिए और पेन कॉपी आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो सुनिए परिभाषा क्या होती है और छंद क्या होते हैं। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन। जब वर्णों की संख्या, क्रम, संख्या, मात्रा, गणना, तुक तथा यति, गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। यह काव्य रचना का मूल आधार है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यहीं से दोस्तों एक प्रश्न बन जाता है। अगर आपसे पूछे कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, क्या कहेंगे? ऋग्वेद में मिलता है। यहीं से आपका एक प्रश्न बन जाता है। और चलिए आगे बताते हैं। जो छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। यहां से भी एक पॉइंट बन जाता है, तो इसे भी आप लिख लीजिए कि छंद शास्त्र को पिंगल भी शास्त्र कहते हैं, क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? बताइए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? मैंने अभी आपको समझाया है, तो कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? बताइए, कोई भी छंद होता है वह किसमें विभक्त रहता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चरणों में, यति में, दोनों में ही, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? देखिए, यहां से मैं एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे भी आप नोट बनाकर लिख लीजिए। छंद के अंक कितने होते हैं दोस्तों? या आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि छंद के अवयव कितने होते हैं या छंद के भेद कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। नोट बनाकर लिख लीजिए। आपसे यह पूछ लिया जाता है और आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि छंद के इनमें से भेद कौन से हैं, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप लिख लीजिए। पाद, देखिए पहले मैं बता तो लिख के, पाद, पद, ये एक ही नाम है। पाद, पद, चरण। क्या? चरण। ठीक, लिख लिया। देखिए आगे देखिए, अब इतना हो गया। फिर लिखिए वर्ण और मात्रा। क्या? वर्ण और मात्रा, इन्हें एक ही नाम कहते हैं, वर्ण और मात्रा। दूसरा हो गया। ठीक, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है क्या? संख्या। तीसरा लिखो, संख्या, क्रम, संख्या, क्रम। ठीक, अब लिखिए चौथा। अब आप चौथा लिखिए। चौथा क्या होता है? गण। ठीक, गण। 5 लिखिए। पांचवा लिखिए। देखिए पांचवा क्या हो जाता है? गति। जितने दोस्तों मैं आपको बताता जा रहा हूं, इन्हें आप लिखते जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक, 5 तक पहुंच गए थे। अब छठा क्या हमारा? छठा हो जाएगा यति। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखिए, यति को हम ब्राह्मी बोल सकते हैं, इतना आप लिख लीजिए। यति को हम ब्राह्मी बोलते हैं। और 7 क्या होगा हमारा? तुक। ठीक, सारे हो गए। एक बार फिर से रिपीट मैं कर देता हूं, जिन दोस्तों नहीं लिख पाए वो लिख लीजिए। पहला पाद, पद, चरण, इनके तीनों नाम है। और वर्ण, दूसरा लिखिए वर्ण और मात्रा, इन दोनों को सेम ही बोलते हैं। और तीसरा लिखिए संख्या, क्रम। और चौथा लिखिए गण। और पांचवा लिखिए गति। और छठा लिखिए यति, ब्राह्म। और सातवां तुक। चलिए अब बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन 2 का आंसर हमारा हो जाएगा दोनों में ही, यानी चरणों में और यति में। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा हमारा?
तो क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा दोनों में ही। ठीक, आगे समझ। चलिए नेक्स्ट, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? बताइए, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? देखिए, छंद को 2 प्रकार भागों में बांटा गया। वह क्या क्या? छंद को 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या होता है? वैदिक, और दूसरा होता है क्या? मात्र यानी लौकिक। दूसरा क्या होता है? लौकिक। लिख लीजिए, आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा होता है लौकिक छंद। ठीक, लौकिक छंद यानी छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? पहला होता है वैदिक और दूसरा होता है लौकिक, जिसमें आपसे वैदिक नहीं पूछा जाता, सबसे अधिक पूछा जाता है क्या? लौकिक। तो मैं आपको लौकिक के बारे में समझाऊंगा। जितने भी आपके बीच में लौकिक यानी छंद पढ़ सकते हैं, मैं उनके बारे डिटेल में समझाता जाऊंगा। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? सममात्रिक छंद। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? बताइए, सममात्रिक छंद में से कौन सा उदाहरण है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी चौपाई। चौपाई से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लौकिक छंद मैंने बताया था, लौकिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर लौकिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? लौकिक छंद होते हैं 3 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? वैदिक छंद। लिखिए, वैदिक छंद। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है कौन सा? मात्रिक छंद। और तीसरा होता है हमारा कौन सा? मुक्त छंद। ठीक, मुक्त छंद। इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा क्या? तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, यानी चौपाई। अब चौपाई क्या होता है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। ठीक, एक होता चौपाई, एक होता चौपाई। तो पहले मैं चौपाई के बारे में बताता हूं। आपसे एग्जाम में सब चौपाई के बारे में पूछेगा। तो चौपाई क्या होता है? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, मैं यानी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। और चरण 1 व 3 में जो विषम होते हैं और 2 और 4 सम होते हैं। प्रत्येक चरण में यति होती है, यह याद रखना, नोट बनाकर लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल अली कली में ही बिंधियो यानी बिंधियो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? बताइए, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 5 का आंसर होगा ए, यानी दोहा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? दोहा। ठीक, आगे समझ। मैं दोहे के बारे में आगे समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या है? दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है? दोहे से उल्टा छंद क्या होता है? सोरठा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे पहले मैं आपको रोला के बारे में समझा देता हूँ। रोला क्या है? इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं। यानी प्रत्येक चरण में, यानी पहला, दूसरा, यानी इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्राएं होती हैं। आप यह याद कर लेना, सिर्फ कितनी 24 मात्राएं होती है, याद रखना। 11 और 13 पर यति होती है। 11 और 13 पर क्या होती है? यति होती है, यह ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, सुनु सिए सत्य आशीष हमारी, पूजी ही कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताइए, क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर होगा डी, यानी चौपाई। क्या? चौपाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है? निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ही को सूल। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? बताइए, इन पंक्ति में कौन सा छंद है? क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 8 का आंसर बी यानी दोहा। चलिए नेक्स्ट, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चरणों में 11-11 मात्राएं होती है वह क्या कहलाता है? बताइए। क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा? डी यानी दोहा। यह कुंडलीय क्या होता है? कुंडलीय होता है, इसमें 6 चरण होते हैं, यह आप ध्यान रखना। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ठीक, यह किससे मिलकर बना होता है? रोला से प्लस दोहा से, यह ध्यान रखना आप। आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुंडलिया किससे मिलकर बना होता है, तो रोला और दोहा से। चलिए नेक्स्ट, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गहना उबरे मोती मानुष चुप चुन। बताइए क्वेश्चन 10 में आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? दोहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोहा। अब दोहा के बारे में आप सुन लीजिए, क्या होता है दोहा। देखिए, इसके पहले व दूसरे चरण में 13 मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होती है, यति चरण के अंत में होती है। ठीक, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य, बीच चाहे जो करे शरण तिहारे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? डी धनाक्षरी। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अर्धसम मात्रिक छंद है। बताइए अर्धसम मात्रिक छंद क्या है? दोस्तों जल्दी जल्दी बताते जाइए। जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे आप दोस्तों नोट बनाकर लिखिए। ठीक, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे आप नोट बनाकर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसी क्लास से मैं सब कुछ यानी क्लियर कर दूंगा, जो आपके डाउट रहेंगे यानी मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा इसी क्लास में। बताइए अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा होता है? तो क्वेश्चन 12 का आंसर क्या होगा? बी यानी दोहा। चलिए नेक्स्ट, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। मैंने आपको समझाया, पहले ही समझा दिया था कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें कितनी होती हैं? सी यानी हमारा 16। नेक्स्ट, छंद कितने प्रकार के होते हैं? मैंने पहले ही आपको क्लियर समझा दिया है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। यानी क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी यानी यहां पर छंद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यहां पर गलत ऑप्शन दिया है, यानी 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? लौकिक छंद और वैदिक छंद। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर, गहन जासु कृपा सुदयाल, द्रहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में से कौन सा छंद है? बताइए इसमें से कौन सा छंद है? क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी यानी सोरठा है, यानी सोरठा। चलिए नेक्स्ट, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? मैंने बता दिया था कि कुंडलिया बनता है। ठीक, याद रखना क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। दोहे प्लस रोले से क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। चलिए नेक्स्ट, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताइए। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में आपको छंद बताना है। क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी यानी बरबे। ठीक दोस्तों, ज्यादातर आपसे एग्जाम में सिर्फ किससे पूछा जाएगा? दोहा से, सोठा से, रोला से, चौपाई से। ठीक, और कुंडलिया भी आपसे पूछ ली जाती है, तो इनके बारे में आप डिटेल में थोड़ा समझा करो। चलिए नेक्स्ट, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, वह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताइए। देखिए इनमें क्वेश्चन 18 में आंसर कौन सा होगा हमारा? क्वेश्चन 18 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा यानी 14 मात्राएं यति से। ठीक, और 28 मात्राएं वाला मात्रिक छंद है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। चलिए धनाक्षरी छंद बताइए क्या है? 19 का आंसर क्या होगा? आपसे धनाक्षरी छंद पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपका जितना भी स्कोर रहे वो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताया करो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। ठीक, चलिए
क्वेश्चन 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी वैणिक छंद। चलिए नेक्स्ट, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? बताइए क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी मात्रिक छंद का। चलिए नेक्स्ट, जिस छंद में वैणिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, जिस छंद में वैणिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, इसका मुझे ऑफलाइन कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 21 का आंसर होगा हमारा सी यानी मुक्त छंद, याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न क्या है, निराला की कविता जूही की कली, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है, बताइए कौन सा है? वैणिक छंद का, मात्रिक छंद का, मुक्त छंद का, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी मुक्त छंद। आ गया समझ? आप सभी लोगों को यह आना चाहिए और पता भी होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, अब देखिए विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं। विषम मात्रिक छंद के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुंडलिया होता है और छप्पा होता है। कुंडलिया किससे मिलकर बना होता है? दोहा से और रोला से। और जो छप्पा होता है एक किससे मिलकर बना होता है? रोला से प्लस उल्लाह से, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब वैणिक छंद के बारे में वैणिक छंद के बारे में आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मैं पहले आपको मात्रिक छंद के बारे में समझा देता हूँ। मात्रिक छंद क्या होता है? सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक, यहाँ पर चोरो यानी यानी सममात्रिक छंद कौन कौन होते हैं? चौपाई, रोला और गीतिका और हरे गीतिका। और अर्धसम छंद कौन सा होता है? जे होते हैं कौन कौन से? यानी बरबे, तेगा तेगा और सोरठा, याद रखना। और विषम मात्रिक छंद कौन कौन होते हैं? कुंडलिया और छप्पा, इतना याद रखना दोस्तों। चरण में मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी गीतिका, चौपाई और पीयूष वर्धक और रोला। ठीक, इतना आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पहले समझाया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पर चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, याद रखना। और रोला में कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। और गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। ठीक, और हरितिका में 28 मात्राएं होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक, और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।